तुमको पढ़ाया, तुम्हारे बाप को पढ़ाया बोलता था। ये अधिकतर क्लास में आप जब क्लास लेते थे हम लोग का गणित में, तो एक चीज़ हाँ याद है, और बैठते हैं जब दोस्त लोग तो बात करते हैं आपके बारे में। एक डायलॉग आपका रहता था कि तेरे को पढ़ाया, तेरे बाप को पढ़ाया, तो वो चीज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोर धरोहर में। चैनल के माध्यम से एक विशेष पहल हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विशेष व्यक्तियों का आप सभी के बीच इंटरव्यू के माध्यम से उनके जीवन के पहलुओं कुछ चीज़ों को लाने का प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है। उसी प्रयास की कड़ी में आज हम आए हैं मगरलोड, जहां हमारे शिक्षक जिन्होंने हमें पढ़ाया है, आदरणीय श्री विषय लाल साहू, उनसे आज बातचीत करेंगे, उनके जीवन के पहलुओं के बारे में आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से सर जुड़े हुए हैं, और अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ तक? मैं जन्म स्थान रांकाडी में प्राइमरी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई किया। उसके बाद मिडिल स्कूल की पढ़ाई भोटीडी में, वहीं पर लगा हुआ गांव है 2 किलोमीटर पे, वहाँ मैं भोटीडी में 6ठी 8वीं तक की पढ़ाई 1967-68 में किया। उसके बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई रायपुर शहीद स्मारक हायर सेकेंडरी जो नगर निगम का है, उस स्कूल में मैं 9वीं से 11वीं तक की पढ़ाई किया। उसमें ओल्ड मैट्रिक होता था, मतलब 11वीं तक की पढ़ाई जो है मैट्रिक कहलाता था। और 70-71 में 1970-71 में मैं मैट्रिक की परीक्षा पास किया। मेरा पढ़ाई का जो मतलब विषय था गणित का था। 11वीं गणित में लेकर के पढ़ा मैं। उस समय कक्षा 9वीं से भी विषय की पढ़ा मतलब चयन होता था, तो कक्षा 9वीं से ही मैं गणित की पढ़ाई शुरू किया। और गरीब परिस्थिति में रहने के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पाया, और 2 साल मैं वहीं रायपुर में रह करके अपना जो भी काम मिलता था वो करता था। 6 महीना तो मैंने कुली कबाड़ी का काम किया, और उसके बाद काम करते करते एक दिन मैं रो डाला। कारण मैं हिमालय का काम करता था उस समय मिल में। तो पहले 30 किलो को वज़न मुश्किल से उठाता था, बाद में मैं 1 क्विंटल तक वज़न 4 महीने के अंदर 1 क्विंटल तक वज़न उठा लेता था। परंतु एक दिन दोपहर में बैठे बैठे भोजन के बाद मैं अपने पर विचार मग्न हुआ कि क्या मेरा ऐसी जीवन बीतेगा। हिमालय करते मैट्रिक गणित पढ़ा हूँ, उस समय गणित का बहुत महत्व होता था, परंतु नौकरी नहीं मिल पा रहा था। तो मैं अपनी परिस्थिति को देखते हुए वो रो डाला। मैं बोला ऐसे ही मेरा जीवन बीतेगा तो फिर पढ़ाई का क्या महत्व मेरा। ऐसा सोच करके यदि फर्श में मेरा पैर फिसल गया तो पैर टूट गया तो यहाँ कोई मेरा देख रेख करने वाला नहीं है, इसी चिंता से मैं एक दुकान में गया। एक हमारे साथी जाते थे वहाँ, वो हेड में मज़दूर थे वहाँ के। उनको मैं बोला बाबा जी हमारा इस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं होगा, जैसे आप जीते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के स्तर के हिसाब से हमें काम मिलना चाहिए, और इससे अच्छा हम एक किराना दुकान में काम कर लेंगे या कोई भी दुकान मिलेगा उसमें हम काम करेंगे, हमारा जहाँ हमारा गणित विषय का महत्व समझ में आए। तो उस हिसाब से वो एक दुकान किराना दुकान में जाते जाते वो बात किए। वहाँ वो बीड़ी लेते थे, बीड़ी पीते थे वो, तो बीड़ी लिए और पूछे सेठ जी आपके यहाँ नौकर की ज़रूरत है क्या। तो सेठ जी बोले, सिंधी का दुकान था, बोले नौकर की ज़रूरत तो है। तो कौन नौकर है बताओ, बोले तो ये है, इससे बात कर लो बोले। तो मैं उससे अपना परिचय दिया, मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ और हिसाब किताब जानता हूँ, तो ज़्यादा आता नहीं मुझको अभी। तो वहाँ मुझको 4 रुपये रोज़ी मिलता था, दाल मिल में काम करता था। तो और यहाँ मैं 50 रुपये महीने में काम करना शुरू किया। और सेठ बोले भाई आप काम सही ढंग से करेंगे तो मैं अगले महीना 60 रुपये कर दूँगा बोले।
तो मैं बोला ठीक है, उसमें 2 रुपया रोज़ी मिल जाता तो जीवन यापन हो जाता था। तो उस हिसाब से मैं वो अपना ओके बोला उसको, ठीक है मैं काम करूँगा, कल से काम शुरू कर दिया। पहला महीना बीता, बोले सेठ बोले अरे यार अभी तो आपको तौलने नहीं आता, तो मैं कैसे बढ़ाऊँगा। तो सेठ जी को मैं बोला देखो सेठ जी, आप अपने लड़के को पूछो मैं क्या करता हूँ उसको, आप नहीं रहते उस दिन तो मैं हिसाब किताब का काम मैं करता हूँ, सेठ मैं बनता हूँ और आपका लड़का नौकर का काम करता है, पूछिए उनसे, वो तो गणित में बहुत कमज़ोर है। सेठ स्वीकारा उस बात को, बोले अगले महीना ठीक है कर देंगे। अगले महीना वो आया तो बोले वही बात फिर रटने लगे सेठ कि ये हम 60 रुपये नहीं करेंगे, आपको अभी कुछ आता ही नहीं। तो दीपावली आया, उस बीच में काम छोड़ के आ गया। मैं ठीक है मैं नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे यहाँ 60 काम करने वाला। बोला अगले महीने 60 रुपये दूंगा ना मैं, बस बोला वो नहीं मैं अब करूँगा ही नहीं। मैं घर आ गया दीपावली मनाने, घर दीपावली मना करके गया तो मैं सीधा उससे बात नहीं किया और सीधा वही दाल मिल का काम करने चला गया। ऐसा करते करते संडे आया, संडे को मिल बंद रहता था, तो उसका लड़का मेरा पीछा करता था हर रोज़, तो पहुंचा नहीं पाता था। तो संडे को मिल गया मैं घर ही में, घर पूछते पूछते घर पहुंच गया। वो बोले सेठ जी आपको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? वो जानेंगे, चलो मैं आपको चाय नाश्ता कराऊंगा, सब कराऊंगा। मैं तो उस समय पैसे कमा रहा था और उसके साथ चला गया। तो सेठ जी बोले काम करो। मैं काम नहीं करने वाला सेठ जी, आप मेरे महत्व ही नहीं समझते। मैं गणित का विद्यार्थी रहा, सारा काम करता हूँ मैं, आपका नौकर से लेकर के मालिक तक का। उसके बाद मेरे वैल्यू को तो आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो फिर वो मुझको बोले ठीक है कितना में लोगे? तो 75 रुपये में बात हुआ, 50 रुपये का 75 रुपया हो गया। इस प्रकार से मेरा महत्व समझे। तो इसी प्रकार से मैं 6 महीना उसके यहाँ काम किया। 6 महीना के बाद वो दुकान को बेच दिया दूसरे सेठ के पास। उस दुकान को पूरा मैं हिसाब किताब किया, तौल किया, हिसाब किया और हिसाब करके उस सेठ को दिया। वो सेठ बहुत प्रभावित हुआ, बोले आप इतना जानते हो, गणित भी जानते हो और साथ साथ काम भी करना जानते हो, और मेरा ये दुकान नया हो रहा है, ग्राहक से आपका अच्छा परिचय है, आप रहोगे तो ग्राहक आएंगे देख करके। तो बोले मेरे यहाँ काम करो। मैं बोला सेठ जी मेरा तो काम ही है काम करना, नौकर ठहरा। बोला कितने में काम करोगे? तो आप बताइए कितना दे सकते हैं मेरे को? तो 95 में बात हुआ। और बोले आप दोपहर में हमारे यहाँ खाना खाओगे, हम खाना खाने के लिए जाने नहीं देंगे घर। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरे को एक टाइम भोजन भी देते थे और 95 रुपये पैसा देते थे। और इतना ही नहीं, दुकान बंद होता था तो आप चाय नहीं पीते हो, तो उसमें चाय का रेट 30 पैसा था। 30 पैसे वो मेरे को पैसा देते थे दुकान बंद करने के समय, ये 30 पैसा आपका चाय का और आप जाओ। इस प्रकार से मेरा 1 साल उसके यहाँ काम किया मैं। सेठ काफ़ी खुश थे क्योंकि ये मेरे को हर काम आता था, तो नौकर से लेकर के सेठ तक का काम आता था। ग्राहक के साथ कैसे बात करना है वो सब तरीका मैं सीख गया था। तो एक साल के बाद अब मैं उसको बोला सेठ जी 1 साल काम कर लिया आपके यहाँ, अब कुछ तो बढ़ाओ मेरे पास, जितना भी बढ़ाना है बढ़ा दो। परंतु सेठ बोले नहीं बढ़ाऊँगा अभी। मैं नाराज़ होकर के घर आ गया। घर आया, बढ़िया त्यौहार वगैरह मनाया और फिर गया उसके बाद। तो उसके पास नहीं गया मैं वही दाल मिल में फिर काम करना शुरू कर दिया। और मैं जानता था कि ये तो आएंगे ही, मेरा चक्कर लगाएंगे ही ऐसा। तो बोले उसका लड़का भी वही काम किया मेरे, मतलब ये मैं मुझसे मिलने आते थे परंतु मिलता नहीं था। संडे को फिर मिल गया तो आ गया और रोने लगे, चलो आप मेरे यहाँ काम करो। मैं बोला मैं क्यों जाऊँगा जब आप मेरी बात नहीं मानते। नहीं भाई एक विशेष बात हो गई, घटना घट गई है इसलिए, और आपसे ज़्यादा निवेदन है आप चलो। बोले क्या बात है? सेठ जी का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में है, डी के हॉस्पिटल में। बोले
मैं पसीज गया। मैं बोला तुरंत चलो, जब इसका नमक 1 साल तक के मैं खाया, उसको देखने नहीं जाऊँ तो ये तो ठीक नहीं है। तो हॉस्पिटल पहुंच गया उसको देखने के लिए। वहाँ सेठ जी देखे, गदगद हुए, बोले विषय लाल आप मेरे यहाँ काम करो। मैं कुछ भी नहीं सोचा और काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद काम कर रहा था, घर वाले उस बीच मेरे मतलब शिक्षक में चयन परीक्षा हुआ था, चयन हो गया था मेरा नाम। और 150वें क्रम पे मतलब 622 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें 222 को तो तुरंत दे दिए थे ना, मतलब जगह, और 400 लोगों को बकाया था। तो उसमें मेरे 150वें क्रम पे मेरा नाम था। तो और वहाँ सूची में टांग दिया गया था कि इतने लोगों को नौकरी देने के बाद ही कोई अलग से चयन परीक्षा होगी। तो मैं अपनी स्थिति से ना ये वाकिफ़ था कि कभी न कभी मेरे को नौकरी लगेगी। उस बीच में घर वाले गए और बोले बेटा शादी करो, तुम्हारे छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया है, अब दोनों का हम एक साथ शादी करेंगे तो खर्च कम आएगा। मैं बात मान करके घर आ गया और घर में मई में शादी हुई। और शादी के बाद अब क्या करूँगा, अब सोच ही रहा था। अब ठीक है, अब 1-2 महीना देखता हूँ, वैकेंसी नहीं मिलेगा या नौकरी नहीं मिलेगी तब तो फिर मैं ये दुकानदारी का काम करूँगा। अब मैं तो पूरा धंधा टेक्ट सीख गया हूँ, मुझको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नौकरी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, परंतु मैं मालूम था कि नौकरी तो मिलेगा ही, ये भी विश्वास था मुझको। तो सितंबर में मेरी पोस्टिंग ऑर्डर हो मिला मेरे को, और 8 सितंबर 73 को यहाँ मैं शासकीय माध्यमिक शाला मगल रोड में जो संलग्न हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ। और 8 सितंबर को मैं अपना ज्वाइनिंग ले लिया। 8 सितंबर 73 से लेकर के 24 जुलाई 2012 तक मैं यहाँ एक ही स्कूल में 38 साल 10 महीना कार्यरत रहा। उस बीच मैं 3 पद पे कार्य किया। पहले तो सहायक शिक्षक रहा, 35 साल तक के सहायक शिक्षक रहा मैं। उसके बाद मेरा उच्च वर्ग शिक्षक में चयन हुआ, पदोन्नत हुआ, और वहाँ 4.25 साल रहा। लगभग 4 महीना मैं वहीं HM भी रहा। उसके बाद मेरा 24 जुलाई 2012 को मैं लेक्चरर के लिए ज्वाइन किया यहाँ कन्या हायर सेकेंडरी भैंस मंडी में, और यहाँ 3.25 साल लेक्चरर रहा। और गांव वालों और बच्चों के मतलब निवेदन पर मैं 1 वर्ष फ्री सेवा वैकल्पिक मतलब फ्री सेवा व्याख्याता के रूप में दिया। तो इस प्रकार से मेरा ये लगभग 42.5 साल की सेवा मगल रोड और भैंस मंडी ये दोनों जगह पूरे हो गया। नौकरी लगी उस स्थिति में सबसे चहेता विषय आप बता रहे हैं गणित आपका रहा, तो छात्रों के साथ संपर्क ऐसा कैसा रहा कि छात्र आपको पसंद करते थे उस स्थिति में, गणित आप जब पढ़ाते थे? गणित विषय मेरा मुख्य विषय रहा और सबसे अधिक पसंद वाला विषय रहा। मैं सहायक शिक्षक होते हुए भी 9th का गणित पढ़ाया 6-7 साल बालक साल मगल रोड में। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं होता था कि मैं 9वीं का गणित पढ़ा लूँगा। और उस समय यहाँ व्याख्याता थे माननीय श्री PR साहू जी। वो बोले साहू जी आप 9वीं का गणित पढ़ाओ। तो मैं एकाएक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड था 8वीं तक के बहुत सुपर था, और मैं ऐसा मानता था। और कभी मुझको अनुभव मतलब हीनता का भाव नहीं आया गणित विषय में। और एक से एक बच्चे मिले, परंतु कभी भी उनके सामने मुझे नीचा देखने की स्थिति नहीं आई गणित में, ऐसा मेरा विषय था। तो मैं 9वीं गणित इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता था कि ये मेरा जो स्तर बना हुआ है उसमें कहीं बच्चे नाखुश हुए और उस टाइप का मैं स्तर नहीं दे पाया क्लास में, तो मेरे को आत्मग्लानि होगी, ऐसा कह कर के मैंने स्वीकारता नहीं था। तो सम्मानित PR साहू जी वो बोले आप
आराम से पढ़ा सकते हो, चिंता की बात नहीं है। यदि कोई समस्या आती तो मैं उसको निराकरण करूँगा, आप पढ़ाओ। तो मैं शहर से तैयार हो गया और पढ़ाया। उस बीच एक दो बार मुझको शंका भी हुई, उससे पूछा भी, वो निराकरण भी किए। उसके बाद पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी और 6-7 साल 9वीं का गणित पढ़ाया। और लेक्चरर बनने के बाद भी 9वीं का गणित नहीं छूटा। भैंस मंडी में मैं 9वीं का गणित पढ़ाते ही रहा। इकोनॉमिक्स में मैं लेक्चरर बना। वैसे मेरा तो शिक्षा मैट्रिक तक का था, तो हायर सेकेंडरी स्कूल मगल रोड में आने के बाद यहाँ के व्याख्याता लोग मुझको बहुत उत्साहित किए। बोले आप अपनी योग्यता आगे बढ़ाओ। तो मैं प्राइवेट बीए किया। प्राइवेट बीए करने के बाद एमए भी किया। 76 से 70 तक के मैं बीए की परीक्षा बीए फाइनल कर लिया यहाँ प्राइवेट, और शिक्षकीय कार्य करते हुए। उसके बाद 80, 81, 81, 82 में मैं इकोनॉमिक्स में एमए किया, सेकंड डिवीज़न में 50% लेकर के एमए किया। तो इस प्रकार से मेरा और बीच में 85-86 में मैं शिक्षकीय कार्य करते हुए मेरा चयन बीएड करने के लिए भोपाल हुआ। तो भोपाल गया था मैं, भोपाल 1 साल बीएड किया। वहाँ से पुनः मेरे को यहीं मतलब माध्यमिक शाला मगल रोड में लौटा दिया गया। मैं यहीं शिक्षकीय कार्य करते रहा। तो गणित विषय मेरा बहुत ही आनंददायक विषय रहा, और मेरा जहाँ तक मानना है कि बच्चे के हर समस्या का निदान मैं इस विषय में कर लेता था। जबकि देखिए एक दूसरा विषय था मेरा विज्ञान। विज्ञान में कभी भी मुझको मतलब उस विषय में जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आया। पढ़ाता ज़रूर था क्योंकि शिक्षक की कमी थी, विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं थे, तो मैं उसको मजबूरी में पढ़ाता था एक प्रकार से। परंतु गणित को बहुत ही ढंग से और बड़े मज़ेदार आनंद के साथ पढ़ाता था। बच्चे भी बड़े उत्साहित होते थे, और पढ़ाए हुए बच्चे भी बहुत अच्छे मतलब आगे बढ़े हैं और अच्छे पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं पढ़ाए हुए बच्चे, और अन्य ऊंचे पद पर भी है। तो गणित विषय मेरा बहुत ही अच्छा और आकर्षक ढंग से मैं पढ़ाता था, ये मैं मानता हूँ। हम तो पढ़ाए हुए बच्चे वही बता पाएंगे, क्योंकि मैं कभी बच्चों में हीन भावना नहीं देखता था उस विषय में। ज़्यादातर मतलब उनको उत्साहित ही देखता था अपने विषय में। इस प्रकार से मेरा गणित का ये रहा, अध्यापन कार्य रहा। अपने शिक्षकीय कार्य का कुछ अनुभव मैं बताना चाहूँगा। जैसे मेरा मानना था कि शिक्षक बच्चों को केवल सिखाते नहीं हैं, बल्कि बच्चों से वो बहुत सीखते हैं, ये मेरा मानना है। मैं दो अनुभव मतलब दो ऐसे अनुभव आपको बता रहा हूँ जो शिक्षक के लिए अनुकरणीय हो सकता है। एक भोपाल से मैं बीएड करके लौटा था जुलाई 86 में। यहाँ पढ़ाई मतलब फिर से मतलब पढ़ाने के लिए जा रहा था, तो 8वीं का उस समय क्लास टीचर था मैं, और 8वीं में गणित पढ़ाता था। अगस्त 86 में एक पालक मिले मुझसे, और वो ग्रेजुएट पालक थे, यही मगल रोड के थे। वो मुझसे शिकायत किए, रुकिए रुकिए माँ साहब, मैं रास्ते मतलब स्कूल के लिए जा रहा था, तो रास्ते मिले और मुझको रास्ते में रोके। बोले एक आपसे प्रश्न करना है। बोले क्या प्रश्न करना है भाई बताइए। तो बोले आप गणित पढ़ाते हो 8वीं का? हाँ जी हाँ पढ़ाता हूँ। तो मेरा लड़का तो गाइड देख देख के गणित बनाता है। मैं बोला गाइड तो मैं खरीदने को नहीं बोला हूँ, आप खरीदे हो तो आप जानो। खैर आप ये जो शिकायत किए हो, 1 महीने के बाद मेरे को यही शिकायत फिर करना, आपका लड़का गाइड छोड़ता है कि नहीं करता है ये बताना मेरे को। और उसका वो बात जो है मेरे दिमाग में बैठ गया। बोला इस लड़के को गाइड छुड़ाना है। अब वो पहला पीरियड है, मैं वही काम, मेरा ध्यान वही था। हाजिरी लिया, हाजिरी लेने के बाद
कुछ कॉपी जांचा, तो लड़का तीसरे नंबर पे बैठता था उस लाइन में, दीवार की ओर तीसरे नंबर पे बैठता था। 2 का कॉपी जांचा, उसके बाद तो उसको कॉपी सिरा बारीकी से नहीं देखा, इसी देखा साइन कर दिया। उस लड़के का कॉपी A to Z ते देखा मैं, एक एक देखता था। और मैं उसको नहीं बोला तो गाइड देख के बनाता है, मैं उसको ये कभी नहीं बोला, मैं उसको फुलाता था, उसका प्रशंसा करता था। पहला बनाया, राइट किया, दूसरा बनाया, अरे बहुत बढ़िया बनाया, अरे इतना बढ़िया तो मैं नहीं बता सकता तुमको, इतना बढ़िया बनाते हो। हर प्रश्न का मतलब हर हल को देखता था और उसको शाबाशी देता था। उसको इतना फुलाया कि वो लड़का रोने लग गया। मैं बोले बेटा रो क्यों रहा है? अरे जब तू बढ़िया बनाता है, इतना बढ़िया बनाता है तो इसमें रोने की वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो तुम। क्या तुम्हारे पालक पढ़ाते हैं? नहीं सर, पालक नहीं पढ़ाते। तो किसी के पास ट्यूशन पढ़ने जाते हो? नहीं सर, ट्यूशन भी नहीं पढ़ता। तो इतना बढ़िया कैसे बनाता है? तो बहुत होशियार विद्यार्थी है। उसको इतना फुलाया, लड़का रोने लग गया। बोले वास्तविकता खुद मुंह से उगलने लगा। बोले सर मैं गाइड देख के बनाता हूँ। अरे गाइड देख के बनाते हो? किसने गाइड खरीदने को बोला भाई तुमको? नहीं सर, मैं गणित में बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हूँ सर, इसलिए मैं गाइड देख देख के बनाता हूँ। मैं बोला बेटा एक बात मानोगे मेरा? बताइए न सर। गाइड देखना बंद कर दो और तू जो भी प्रश्न करेगा तेरे सारे प्रश्न का उत्तर तुमको मिलेगा। और एक बात का और आश्वासन तुमको दे रहा हूँ, मैं तुमको कभी डांटूंगा नहीं, कभी मारूंगा नहीं, इस बात का पूरी गारंटी है। और तुम ये गाइड देखना छोड़ दे। तेरे को होशियार बनना है ना, होशियार यदि बनना चाहता तो मैं जो कह रहा हूँ उसको कर, और तेरे को क्लास का सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बना दूँ गणित का। बोले बात मानेगा? तो बोले यस सर मानूंगा। तो ठीक, कल से ही गाइड देखना बंद। उस समय गाइड का प्रचलन शुरू हो रहा था, उसी समय हुआ था, उसके पहले बहुत कम गाइड होता था। तो मैं अब उस लड़के पर बारीकी नज़र रखा था कि वास्तव में ये गाइड छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। एक हफ्ता के बाद फिर कॉपी मंगाया उसका, देखा का कहीं गलत बनाया है कहीं सही बनाया है, जो समझाया था उसको देख देख कर उतारा वो राइट। तो ऐसा कहीं सही कहीं गलत बनाया, मतलब मैं समझ गया कि ये लड़का जो है गाइड देखना बंद कर दिया। उस लड़के को आश्वासन के हिसाब से उसको बराबर मैं उस पर हमेशा ध्यान दे कि तो गाइड देखना बंद कर दिया। और उसका काफ़ी बीच बीच में जांचते जाता था, तो देखा कि उसमें कहीं गलत बनाया कहीं सही बनाया। अब मैं सोचा इसमें अब सुधार की ज़रूरत है, तो मैं वो सबसे प्रश्न करता था, परंतु उससे प्रश्न करना कभी छोड़ा नहीं, उसको हमेशा प्रश्न करता था। और प्रश्न यदि सही बात तो उसको बहुत शाबाशी देता था, बेटा बढ़िया, बहुत अच्छा, तुम्हें सुधार हो रहा है। हाँ, उसको इतना बढ़ाया कि उसमें क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर उसका गणित का था। वो 8वीं में फेल तो हो गया, परंतु सबसे ज़्यादा उसका नंबर गणित में था। मुझको काफ़ी संतोष हुआ। दूसरे साल वो गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी बना। वैसे तो वह अच्छा विद्यार्थी पहले ही साल बन गया था, वो दूसरे तीसरे क्रम पे उसका नंबर था गणित में कक्षा में, फिर भी फेल हो गया था अलग बात है, परंतु दूसरे साल वो अच्छा गणित का बहुत सुपर विद्यार्थी बना और गणित लेकर के पढ़ा वो। ये एक मैं ये अगस्त 86 का है घटना। एक घटना मेरा, वैसे घटना तो कई घटा है, परंतु जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक 92 की घटना है, 1992। उस समय 6वीं का क्लास टीचर था मैं, और फर्स्ट पीरियड विज्ञान पढ़ाता था, 6वीं का विज्ञान। तो मैं 2 यूनिट पढ़ा लिया था। 16 अगस्त के आसपास की बात है, 92 का। वो भी अगस्त का है, वो भी अगस्त का है, दोनों अगस्त का है। मतलब घटना जो है सोमवार का दिन था। शनिवार को मैं 2 इकाई पूरा किया और मैं बोला देखो भाई, सोमवार को मैं यूनिट टेस्ट लूँगा
और यूनिट टेस्ट जो है मौखिक होगा, रिटर्न नहीं होगा। और साफ बात बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी तैयारी करके नहीं आएगा, संतोषजनक उत्तर नहीं देगा, उसको दंड मिलना तय है। तो सब तैयार हो? यस सर, सब तैयार हैं। ठीक। अब हाजिरी लिया, हाजिरी लेने के बाद यूनिट टेस्ट चालू हुआ, शुरू क्रम से पूछना चालू किया। तो प्रश्न करता था, एक लड़का ऐसा था जो दूसरे को बोलता था, वो यस सर बार 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 हर बार हाथ उठाता था। मैं समझता था उसका स्तर बहुत अच्छा है, मैं पहले ही जानता था, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाने के पहले मेरा एक आदत थी, जिस क्लास में मैं नया जाता था पहले हर बच्चे के स्तर को मैं समझता था और स्तर को समझ करके उसको पढ़ाने का प्रयास करता था। मेरा यही विशेषता रहा पूरे जीवन भर। तो उस वहाँ पे हर बच्चे को पूछते जाता था, बताता था, उसको शाबाशी देता था, शाबाश बहुत अच्छा उत्तर दिए तुमने, अच्छा तैयारी किया। उसके बाद ऐसा करते करते जो अच्छा बताते तो उसको शाबाशी देता था, जो नहीं बताते उसको दंड देता था। ऐसे करते करते उस लड़के तक पहुंचा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा था। और उसकी बारी आई तो मैं उसको बीच से प्रश्न पूछा। एक्सरसाइज अभ्यास के जो प्रश्न अंत में दिए रहते हैं ना, ज़्यादातर को मैं स्तरहीन प्रश्न नहीं करता, वही मेरी खूबी है। और इसीलिए मैं कभी गणित में असफल नहीं हुआ। मैं बच्चे को स्तर को समझता, उसके बाद स्तर के हिसाब से प्रश्न करता था मैं। तो उस लड़के को बीच का प्रश्न पूछ दिया। पार्ट 2 यूनिट पढ़ाया था, 2 यूनिट में से बीच का प्रश्न किया। अब लड़का सकपका गया, मैं उसको 2 थप्पड़ लगा दिया। अब लड़का रोने लगा। मैं पूछता, क्यों रो रहा है भाई, दंड तुम्ही को मिला क्या? नहीं सर। तो सर आप मुझको जानबूझकर कठिन प्रश्न किए सर, और मेरे को आप मारे हैं, आप जानबूझ करके किया सर। अरे तुमको मैं जो पढ़ाया हूँ उसमें से किया हूँ कि नहीं प्रश्न? तो लड़का सिसक के रोता था, नहीं आप जानबूझ करके मारे हैं मेरे को और जानबूझ करके कठिन प्रश्न पूछे हैं। मैं बोला बेटा देख, कमज़ोर और होशियार में क्या अंतर है? मैं चाहता हूँ तो होशियार है ये मैं जानता हूँ, इसलिए तेरे कठिन प्रश्न पूछा, और तेरे को भी सरल प्रश्न पूछूं तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? तो फिर फूलते रहेगा और अपनी कमजोरी महसूस ही नहीं करेगा है। वो मानने को तैयार नहीं सर आप मेरे को जानबूझ करके कठिन प्रश्न पूछे, बस वही बोलता था और रोता था, सिसकता था। मैं बोला देख, तेरे को ऐसी च रहना है, ठीक है, तेरे को सरल प्रश्न पूछूंगा क्या, यही चाहता है क्या? तो वो उसके मन में एक ग्रंथ ही बन गया। उसमें देखा मैं कि लड़का बस वही मेरे कठिन प्रश्न पूछे हैं, इनको बाकी को सरल प्रश्न पूछे हैं, मेरे को अभ्यास के प्रश्न नहीं पूछे हैं और बीच से प्रश्न पूछे हैं आप, और जानबूझ करके आप मेरे को दंडित किए हैं। मैं बोला भाई मैं तुमको वही सी प्रश्न सरल से सरल करते रहूँगा तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे? तुम तो फिर वही वहीं रह जाओगे। उसको मैं पहला पीरियड मनाते रहा, नहीं घंटी लग गई, दूसरा पीरियड तक के मनाते रहा, उसको हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि तेरे को आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो फिर तो हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना भाई है। तुमको मैं जब अभ्यास के प्रश्न कराया हूँ और बीच के हर प्रश्न का उत्तर बताया हूँ, वो बात अलग है कि वो तुम्हारे कापी में नोट नहीं है, परंतु मैं उसको डिटेल पढ़ाया हूँ पुस्तक को, उसके बाद तो मानने को तैयार नहीं है। फिर भी वो उसके मन में एक भाव ही बन गया कि वो नहीं, मेरे को आप जानबूझ करके कठिन प्रश्न पूछे हैं और दंड दिए हैं, उसके मन में विवाद। तो मैं बोला ठीक है बेटा, अब मैं तेरे को आज से कोई भी प्रश्न नहीं करूँगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? ऐसा मतलब ये जो बच्चों को झंकृत करके रख दे है, उससे वो प्रश्न किया मैं, ठीक है बेटा देख,
आज के बाद तू मेरे क्लास में बैठेगा, परंतु तेरा दंड कहो चाहे पुरस्कार कहो, मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूँगा, क्योंकि प्रश्न करूँगा तो तुम्हारे स्तर के हिसाब से करूँगा, फिर दंडित होगा, फिर रोएगा। तो ज़्यादा अच्छा है मैं तुमको पढ़ाऊँगा, पढ़ाने से वंचित नहीं करूँगा, परंतु प्रश्न नहीं करूँगा। तो लड़का आंसू पोंछ करके तुरंत खड़ा हो गया, बोले सर ऐसा नहीं होगा। रोना बंद, आंसू पोंछ डाला लड़का और बोले नहीं मैं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। कैसा नहीं करूँगा? मेरे साथ प्रश्न करेंगे आप? तो प्रश्न करूँगा तो मार खाएगा तू, क्योंकि मैं तू सरल प्रश्न पूछने को बोलेगा तो मैं तेरे को सरल प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर का दायित्व है उसके स्तर के हिसाब से बच्चे को आगे बढ़ाना। और तुम भी वैसी यदि सोचते हो तो मैं तेरे को प्रश्न नहीं करूँगा भाई। नहीं सर आप मेरे से प्रश्न करेंगे तो प्रश्न करूँगा, तो दंड का के लिए तैयार है? यस सर मैं दंड के लिए तैयार हूँ। आप जो भी प्रश्न करेंगे सर मेरे को आप मारिए, जो भी करना है। मैं समझ गया आपकी बात को, अब मैं विरोध नहीं करूँगा, न मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आएगा। आप कठिन से कठिन प्रश्न करिए, सरल प्रश्न करिए, जो आपकी मर्जी आप करिए, परंतु मेरे से पूछना बंद मत करिए। बोले मैं बोला अब तेरे को होश आ गया, अब तो निश्चित अच्छा विद्यार्थी बनेगा, वो इसलिए विद्यार्थी बनेगा तो खुद देखेगा, ऐसा बोला। और उसके बाद से उस लड़के कभी शिकायत नहीं रहा। वो लड़का 6वीं से लेकर के 12वीं तक अपने क्लास में टॉप, साथ साथ पूरा 6वीं से 12वीं तक के टॉप करता था वो, हर क्लास। अब नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो वो है अभी ये गुरुजी है, वो मिलता है तो कैसे यस सर वो जब भी मिलता है बड़े खुश होकर के मिलता है। इस साल वो मेरे घर में आया था, बोले सर आप मेरे को दीक्षा दीजिए। क्या दीक्षा दूंगा? अरे मैं तेरे को, अरे मैं टीचर हूँ सामान्य, मैं कोई वो आध्यात्मिक गुरु तो नहीं हूँ कि आप मैं तुमको दीक्षा दूंगा। नहीं मैं आपको गुरु मानता हूँ। अरे तो गुरु तो हूँ मैं, परंतु वो गुरु नहीं हूँ अध्यात्म का, मैं भौतिक गुरु हूँ। आप जुड़ना है अध्यात्म से जुड़ना है तो मेरे गुरुदेव जुड़े हैं। उसको पत्रिका दे करके घर भेजा। ये है मतलब इस टाइप की और घटना है, परंतु अभी मैं नहीं बताऊंगा, लंबा समय हो जाएगा। ये 2 घटनाएं मैं अच्छी तरह से मेरे को याद है, और उस लड़के को जब भी देखता हूँ तो मुझको हंसी आती है, और वो भी देख करके प्रसन्न होता है, पैर स्पर्श करता है हमेशा, जहाँ भी मिलेगा पैर स्पर्श करता है। और तो याद है तेरे को ना, अच्छी तरह याद है, गुरुदेव बोलता है, वो खुश होता है। तो ऐसा अध्यापकी कार्य रहा मेरा। अधिकतर क्लास में आप जब क्लास लेते थे हम लोग का गणित में, तो एक चीज़ हाँ याद है, और बैठते हैं जब दोस्त लोग तो बात करते हैं आपके बारे में, एक डायलॉग आपका रहता था कि तेरे को पढ़ाया, तेरे बाप को पढ़ाया, तो वो चीज़ एक बार बोलेंगे? यहाँ मैं 1973 से टीचरी कर रहा हूँ, 19 और 2012 तक के मैं मिडिल स्कूल में यहाँ रहा। तो जिसको मैं पढ़ाया उसके लड़के को पढ़ाया। 2-4 घर तो ऐसे हैं जिसके पूरे परिवार को मैं पढ़ाया हूँ, है ना। पति को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ाया, उनके बच्चों को पढ़ाया। आपके जैसे भैंस मुंडी में ही लाला है, जानकी है उनके सारे 4 बच्चे हैं, ये पढ़ाए हुए हैं। वैसे मगल रोड में है एक परिवार है, उसके 2 लड़के को पढ़ाया, उसके पति पत्नी को पढ़ाया। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि वो तुमको पढ़ाया, तुम्हारे बाप को पढ़ाया बोलता था। ये क्या हुआ, एक बार घटना घटी, मैं मिडिल का टीचर था, परंतु यहाँ सोनपैरी में NSS का क्लास लगा था, कैंप। तो सब टीचर वहाँ चले गए थे, और कुछ लोग थे, तो हाई स्कूल के टीचर बहुत सारे वहाँ चले गए थे। तो 10वीं क्लास को मैं देख रहा था, सामने पढ़ता था। वहाँ स्टाफ रूम के सामने अलग से जो कमरा है ना, गेट है, उसके बगल में एक बड़ा कमरा है, उसमें 10वीं क्लास लगता था। तो वहाँ के लड़के बहुत हल्ला कर रहे थे, तो मैं वहाँ चला गया। मैं 10वीं नहीं पढ़ाता था, तो वहाँ गया तो बच्चे तो बैठ गए, परंतु एक लड़का ऐसा उड्डन था, तो बैठता था फिर निकलता था,
फिर जा कर के बैठता था, फिर निकलता था। वो थूकता था बाहर निकल कर के, मतलब गुटखा खाता था वो। तो मैं उसकी हरकत को देखा, कुछ देर देखा, 5 मिनट देखा, फिर मुझसे मतलब रहा नहीं गया, उसको बुलाया। मैं बोला कहाँ रहता है तू? प्रेम का भाषा नहीं समझता रही? मैं सहायक शिक्षक हूँ, ये तुम जानते हो, परंतु मैं यहाँ एक टीचर के हैसियत से आया हूँ, मैं तुमको कुछ देने आया हूँ, और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये सहायक शिक्षक है, मिडिल स्कूल का टीचर है, मेरा क्या करेगा ये सोच रहा है। कहाँ रहता तो ये बता। तो बोल रहा रहता हूँ। किसका लड़का है? तो अमुक का लड़का हूँ। तो मैं उसको बोला तेरे बाप को पूछना VL साहब कौन है, फिर तेरा होश आ जाएगा। मैं तेरे बाप को पढ़ाया बेटा, और तो कौन होता था तेरे को मालूम है? उसको बोलना तुम्हारे पिताजी को पूछना कि ये VL साहब कौन है, वो बता देगा। फिर लड़का फिर एकदम साइलेंट हो गया, हक्का आया बक्का नहीं आया, उसको मजाक उड़ा रहा था। और उसके बाद बैठा और फिर वो उठा नहीं। फिर वो उसके बाद उसको समझ में आ गया कि ये अलग टीचर है। फिर 1 घंटा तक के मैं वहाँ संस्कार पर बोलते रहा और लड़के पूरा गदगद होकर के सुनते रहे। फिर उसके बाद किसी लड़के में हिम्मत नहीं हुई कि ये मिडिल स्कूल का टीचर है। ये इस टाइप के, तो इसलिए मैं बोलता था तेरे को पढ़ाया, तेरे बाप को पढ़ाया तू भैया है, तेरे को जो समस्या है वो बताना है, तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा तो बताना। हाँ, ये मतलब बोलता था मैं अक्सर। तो क्या है, पिताजी को मान लो नहीं पढ़ाया तो चाचा को पढ़ाया, तो बुआ को पढ़ाया। इस प्रकार से कोई ना कोई उसके मतलब पिता के भाई को पढ़ाया या बुआ को पढ़ाया, ऐसा मतलब कोई ना कोई उसके परिवार के लोगों को पढ़ाया था। और उसकी मान लो कमी रह गई भी होगी तो यहाँ कन्या में आकर के पूरा हो गया। अभी रिटायरमेंट के बाद अभी आपका दिनचर्या कैसा रहता है? रिटायरमेंट के बाद तो क्या है, अब शरीर का एक पड़ाव है, अलग अलग है। बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। अब ये बुढ़ापा है, फिर भी एक नया उमंग हमेशा दिखता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ 5 बजे तक के। कभी कभार कुछ समय हो तो 6 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ। मतलब सूर्योदय अभी ये क्या है, 6 बजे तो भी सूर्योदय तो हुआ नहीं रहता। तो अभी का बात बता रहा हूँ मैं। उसके उठ करके फिर कुछ घर का काम, झाड़ू वाड़ू का काम करता हूँ मैं। उसके बाद प्राणायाम वगैरह करता हूँ। पहले मतलब ब्रश व्रश कर लेता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। फिर कुछ हल्का स्वल्पाहार वगैरह करता हूँ। जल्दी नहा नहीं पाता मैं। और फिर कुछ घर का काम करता हूँ। उसके बाद फिर नहाना वहाना करता हूँ। नहाने के बाद 1-1.5 घंटा मैं अपना पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करने के बाद का जो समय है, भोजन करने के बाद कुछ गुरुदेव से संबंधित पुस्तकें हैं मेरे पास, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उसको पढ़ता हूँ। कुछ समय मोबाइल देखता हूँ, कुछ देख करके कुछ सीखने का, क्योंकि मोबाइल में तो बहुत सारी बातें आजकल दी होती है। कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी है, तो उसमें हमारे गुरुदेव के बहुत सारे ये रहते हैं, उसमें जानने संबंधी योग्य महत्वपूर्ण बातें, उसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें दी हुई बातें हैं उसको। इस प्रकार से मेरा 4 बजे तक के समय कट जाता है घर में। 4 बजे फिर कुछ चाय व पीता हूँ और जंगल की ओर चला जाता हूँ घूमने के लिए। और प्रयास करता हूँ कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चलूँ। उस बीच कोई यार दोस्त मिल जाते हैं तो उनसे कुछ गप्पे हो जाती है। इस प्रकार से शाम तक के वापस होता हूँ 6-6:30 बजे। और हाथ पैर धोने के बाद फिर पूजा करता हूँ मैं 1 घंटा।
गुरु जी का आरती वारती करता हूँ और फिर भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद उस बाद मैं 1-1.5 घंटा टीवी देखता हूँ और टीवी देखने के बाद फिर गुरुदेव ध्यान करके मैं सो जाता हूँ। ये दिनचर्या है मेरा। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आप शुरू से जुड़े हुए हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो। जब हम पढ़ रहे थे तो व्यायाम होता था शनिवार को, उसके बाद जो प्राणायाम और ध्यान का मार्ग आप ही देते थे। तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई और अभी उसमें क्या स्थिति है आपके हिसाब से? ये तो आध्यात्मिक तो मैं जन्मजात हूँ इस टाइप का लगता है मेरे को, क्योंकि जन्म से ही 5 साल का था तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। पिता का छत्र छाया रहते हुए भी मेरे को उस पर को मतलब उससे कोई मुझको ये नहीं मतलब विशेष प्रेम नहीं मिला, ना उसका कोई सहयोग नहीं मिला जीवन में। पिताजी रहे ज़रूर, परंतु गांव में रह कर के क्या कहते हैं गर्जिया दामान, जिसको लमसेना कहते छत्तीसगढ़ में, वो रहे, परंतु मेरी ओर कभी ध्यान नहीं दिए। तो मैं तो पूरी तरह से जन्म जात ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का था और अपने आप को मतलब दोषी मतलब उनको नहीं मानता था। मैं दोषी अपने कर्म को मानता था। इस टाइप का स्वभाव था मेरा। बचपन से ही ईश्वर पर आगाध आस्था। और मैट्रिक पढ़ने के बाद गांव में मैं यहाँ से जाने के बाद मैं गांव में ड्रामा में भाग लेता था। रामायण गांव में मेरा हमारे मोहल्ले में रामायण शुरू नहीं हुआ था, रामायण शुरू किया। रामायण में व्याख्या करता था और ज़्यादातर मतलब ड्रामा के लिए लोग तरसते थे। ड्रामा नया ड्रामा शुरू करवाया गांव में, ऐसा मेरा था। और पूजा पाठ तो नियमित करता था मैं। फिर भी जब मैं नौकरी शुरू किया तो नौकरी शुरू किया से ले मतलब 20.5 साल की उम्र से यहाँ नौकरी शुरू किया मैं। जब 73 में आया तो 20.5 साल का, ठीक 20.5 साल का था, क्योंकि 8 मार्च मेरा जन्मदिन, 8 सितंबर को मैं ज्वाइनिंग हुआ। और 8 का जो मूलांक है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा जीवन में। तो यहाँ मैं 44 साल के होते तक काफ़ी अस्वस्थ होता था और अस्वस्थता मेरा बढ़ते गया 44 साल की उम्र में मेरा तो मतलब मैं साल भर में 2 बार 3 बार मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था। दीपावली और होली ये तो पेड़ थे, मतलब हर होली में मेरा स्वास्थ्य खराब होता था। मैं सोचने को बाध्य हो जाता था कि ऐसा क्या है होली जिसमें मेरा स्वास्थ्य खराब होता है। और डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर तो ठीक तो कर देते थे, परंतु उसका सही मतलब शरीर के अंदर रोग क्या है वो नहीं बता पाते थे। तो ये मेरे को सोचने के बाध्य करते थे कि ऐसा है क्या इस शरीर में, जिसके कारण से मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ। और मेरा कर्म कोई गलत नहीं है, मैं एक शिक्षकी कार्य करता हूँ। जितना अधिक हो सके ईमानदारी के साथ मेहनत करने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ इस प्रकार से अन्याय क्यों हो रहा है। ये बार बार मेरे को सोचने को बाध्य करता था कि ऐसा है क्या। तो हमारे यहाँ मेरे मन में बात आई कि आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए। उस समय एमडी वैष्णव थे यहाँ हमारे हेडमास्टर, और यहाँ छिपली में पवन दीवान आए थे, उनसे वो गुरु वरण किए। तो मेरे को भी बोले साहू जी आप भी दीवान जी को गुरु बना लो। मैं बोला मैं नहीं बनाऊंगा ऐसा गुरु। मेरे मन में एक अलग गुरु की कल्पना थी, ऐसे गुरु जो वास्तव में परमात्मा के दर्शन करा सके या ऐसा साधना। तो मेरा झुकाव एक ऐसे गुरु का था जो मुझको सही दिशा दे सके और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा सके। तो उस बीच 92 में फरवरी 92 में मैं बीमार पड़ा फिर, और उस दिन बहुत मुश्किल से बचा था। एक मेरे को श्वास हो गया था और उस श्वास में यदि डॉक्टर नहीं आते तुरंत तो मुश्किल था। तो उसी दिन उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ ससुर जी आया
बोले तुम बहुत बीमार पड़ते हो, अभी तक के गुरु नहीं बनाया हो। मैं बोला आप तो बोल तो सही रहे हो, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में अभी तक के गुरु नहीं आए हैं। भौतिक गुरु तो बहुत हुए, आध्यात्मिक गुरु नहीं हुए। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक गुरु बने, परंतु कोई मुझको ऐसा गुरु नहीं दिखता। तो बोले राम सूरत साहब आए हैं, कबीर पंथ के अगुआ थे वो, राम सूरत साहब, अभिलाष साहब के गुरु। बोले उनसे दीक्षा ले लो। बोले मैं ये बोला ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं दीक्षा लूँगा, परंतु एक शर्त है मेरा। क्या शर्त है? वो गुरु मेरे को यहाँ आके दीक्षा देंगे, मेरे घर में आके, तो मैं गुरु वरण करूँगा। और मैं अकेला गुरु नहीं वरण करूँगा, मेरे पूरे परिवार सहित वरण करूँगा मैं। तो हमारे ससुर जी बोले ठीक है, आपको एक काम करना है। बोले क्या करना है? आप जाके साहब के बंदगी करना और बाकी को मैं मतलब बना लूँगा। मैं बंदगी किया और उसके बाद साहब जी को बोले मेरा दामाद है आपसे जुड़ना चाहता है, परंतु साहब एक निवेदन है कि आप उनको जा कर के घर में दीक्षा देंगे। बोले ठीक है बेटा हम आएंगे, शाम को आएंगे। बोले शाम को आए, दीक्षा दिए, सपरिवार दीक्षा दिया। उस दिन मतलब गुरुओं का संपर्क क्या होता है, पहली दिन देखा मैं, अस्वस्थ था, उसके स्पर्श होते ही एकदम चंगा हो गया मैं। एक दो दिन बढ़िया चंगा रहा, परंतु मेरी जो समस्या थी कुछ अलग थी। कबीर पंथ की जो ये है, कबीर पंथ में क्या है, जादू टोना मंत्र वगैरह नहीं है बोलते हैं, वो सादा जीवन उच्च विचार पर निर्भर है। उनका जो है मार्ग है वो है, बढ़िया चरित्र बनाओ, बढ़िया अच्छा खाओ पियो रहो, शुद्धता का जीवन में उनका ये समावेश है। मैं अपनाया, ये 92 की बात है, फरवरी 92 की बात है। मैं बीमार बढ़ते गया, उसके अनुसार मैं चल नहीं पाया। कभी दवाई भी बताए थे, ऐसा दवाई ये करना बेटा उसके बाद ठीक हो जाओगे तुम, उस दवाई को मैं नहीं कर पाया और बीमारी मेरी बढ़ती गई। इतना अस्वस्थ होते गया। 96 होली आया। एक अपना अनुभव बताता हूँ। उसके पहले मैं मतलब अध्यात्म में इस प्रकार से जुड़ गया था कि हर रोज़ हनुमान चालीसा करता था, हनुमान जी का आरती करता था, माँ गायत्री का चालीसा करता था, गायत्री का आरती करता था। दोनों का गायत्री चालीसा करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, नहीं जुड़ा उसके बाद भी करता था। हाँ एक और बता रहा हूँ, इसके पहले एक आवल खड़ा में यज्ञ हुए श्री राम शर्माचार्य का, जो श्री राम शर्माचार्य जो है गायत्री परिवार के गुरु हैं। तो मेरे मन में बात आई कि मैं अब गायत्री परिवार से जुड़ूंगा और उससे जुड़ने के लिए आवल खेड़ा चला गया। यहाँ से टूर गई बस में, 15 दिन का टूर था, उसमें आवल खेड़ा का था और इधर घूमने का था। तो उन लोगों के साथ हम लोग पति पत्नी चले गए आवल खेड़ा। तो आवल खेड़ा में वहाँ यज्ञ में भाग भी लिए। तो हमारे यहाँ भाई बोले, पत्नी बोले नहीं जुड़ेंगे गुरुजी से। मैं बोला जब तुम नहीं जुड़ना चाहती तो मैं भी नहीं जुड़ूंगा, अब मैं जुड़ूंगा तो परिवार से ही जुड़ूंगा जहाँ भी जुड़ूंगा। अब वापस आ गए वहाँ से, नहीं जुड़ पाए। परंतु चालीसा, गायत्री चालीसा, आरती मंत्र उसका करता था और अब बजरंग बली का करता था। तो 96 होली का एक घटना आया मेरे को अच्छी तरह याद है। होली का दिन था, होली जला रात को 12:30 बजे और मेरे शरीर के इस कदर होली जल रही थी। ये छप्पर वाला घर था और ये कुछ नहीं बना था। तो 12:30 बजे मेरे शरीर की वो दुर्गति थी, ब्लीडिंग हो रहा था शरीर से, ना मैं उठ सकता था ना बैठ सकता था। पूरा शरीर में पूरा पसीना पसीना था, चड्डी बने लूँगी पूरा भींगा हुआ था मेरा, और पेशाब से शरीर भरा हुआ था। पेशाब इतना ज़ोर से लग रहा था परंतु उठने की हिम्मत नहीं। तो अब क्या करूं, अब मरता क्या नहीं करता। मैं बोला, बड़ी गुड़िया थी तो उस समय वो शिक्षा कर्मी बन गई थी और
पत्नी थी, दोनों को बोला भाई ऐसा करो, मेरे को एक एक हाथ को पकड़ो और आंगन में ले जाकर छोड़ो, मेरे को पेशाब लग रहा है ज़ोर से। तो लोग वे दोनों एक एक हाथ को पकड़े और लाए, ला करके यहीं पर छोड़ दिए। अब छोड़े तो पेशाब किया, तो पेशाब करने के बाद शरीर में हल्का लगा थोड़ा, लंगड़ाते लंगड़ाते चला गया और अंदर बिस्तर तक के नहीं पहुंच सका मैं। ऐसे ये फाटक, वो फाटक अंदर का मुख्य दरवाज़ा का, उसके बगल में बैठ गया थरथरा के, ऐसा टिक के बैठ गया। बैठा तो सामने में ऊपर में लगा है, आज भी लगा है फ़ोटो, माँ गायत्री के फ़ोटो है एक, और एक फ़ोटो है बजरंगबली और राम का मिलते हुए, गला मिलते हुए। ये दो फ़ोटो अभी भी है। तो एक एक मेरे मुंह से निकल गया उनको देखते हुए, देख करके। पहले तो लोग देखे तो डर गए, स्थिति देखे तो अब क्या करें, किसको बुलाए रात को इतने बजे। मैं बोला किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मरने का होगा तो मरूंगा, जीने का होगा जीऊँगा। इतने बजे रात, ये घर इस समय था, उस समय ये घर अंतिम था, इधर कोई घर नहीं था, इधर ये पटेल का घर था, ये घर खुजूराम गुरु जी का बना था, और बाकी इधर घर बहुत कम बने थे, है ना। ये अंतिम घर था और वो भी कोराई से पूरा घेरा था, कोराई का घेरा था, कोराई समझते हैं ना, तो वो घेरा था। तो दोनों डर गए, बोले कैसे करें, क्या करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखो ऊपर वाले पर भरोसा रखो, जो करने का होगा करेगा। और एकाएक ऐसे बोलते बोलते ऊपर में देखा, अरे इन पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, आज इनकी परीक्षा के ली जाए, ये क्या है वास्तव में, इनकी मैं पूजा करता हूँ तो यह देवी देवता है भी कि नहीं, इसकी कैसी मैं पूजा कर रहा हूँ। ये एकाएक मेरे मुंह से निकल गया। बेटी को बोला बेटी लाओ तो जल लाओ, गिलास में जल लाओ। बोला पापा शुद्ध जल है, वो उपयोग किया हुआ जल है, शुद्ध जल तो नहीं है, और जो भी है जल है आज लाओ। 12 बजे के बाद हम लोग कुआं का जल नहीं निकालते थे, 12 से 4 बजे के बीच, तो कुआं का जल नहीं निकालना है, यही जल लाओ। लाए, हाथ में जल रखा, ढका ऐसा, और पवित्रीकरण का मंत्र बोला, और पवित्रीकरण का मंत्र बोला और शरीर पे छिड़का। तो पवित्रीकरण का मंत्र में इतना ताकत देखा मैं उस दिन। पवित्रीकरण का मंत्र जैसे ही छिड़का पूरा शरीर मेरा सूख गया, चड्डी बनियान लुंगी जो पसीना से भींगा हुआ था वो पूरा सूख गया। और मैं ऐसा बैठा था वैसा सीधा बैठ गया, सीधा बैठ गया तन करके, और हाथ जोड़ करके पहले माफ़ी मांगा। मैं आपको चैलेंज किया, आप तो मुझको पूरा ये दिखा दिए, मंत्रों में क्या शक्ति है, पूजा में क्या शक्ति है, आप पूरी बता दिए। मैं आपको व्यर्थ ही चैलेंज किया, मुझको माफ़ करें, ऐसे कह करके माँ गायत्री से और बजरंगबली से माफ़ी मांगा। और फिर मैं बैठे बैठे बजरंगबली का चालीसा किया, गायत्री चालीसा किया, दोनों का आरती किया, और खुद उठा और जाके बिस्तर पे सोया। दूसरे दिन से एकदम ओके। ये पहला ये अनुभव मैं अध्यात्म का देखा, और मंत्र का पावर क्या होता है वो देखा। जीवन में पहली बार उस दिन मंत्र की शक्ति का आभास मुझको हुआ, और ये देवी देवता है उसका आभास मुझको प्रत्यक्षता अनुभव हुआ। ये अध्यात्म का जुड़ाव था मेरा, अध्यात्म का जुड़ाव तो पहले से ही था, परंतु जो विश्वास मुझको उस दिन हुआ ऊपर वाले पर, कि ये बोलते हैं देवी देवता, कोई बोलते हैं कोई है नहीं है, ऐसा बोलते हैं, तो उस दिन मैं उसकी प्रत्यक्षता अनुभूति अपने जीवन में देखा, अनुभव किया कि सारी देवी देवता है, और जो बोलते हैं वो निरर्थक नहीं है। ये 96 की घटना। अब मेरा 97 में, फिर 97 के पहले मैं जिस गुरु से जुड़ना चाहता था उसका एक गुरु भाई यहाँ मतलब बड़ी करेली में है, एक जम्मन साहू करके हैं, गौटिया है वो,
वो गुरुजी से पहले से जुड़ गए थे, तो उसके पास मैं पत्रिका के लिए जाता था, परंतु वो मिलता नहीं था। 2 साल से वो उसके पास जा रहा था मैं, जब भी करेली जाता तो उसके घर जाने का प्रयास करता था, वो मिलता नहीं था। तो ये नवंबर में नवंबर 96 में होली करेली गया तो मिल गए और मेरे को 2 पत्रिका दिए। 2 पत्रिका दिए तो दोनों पत्रिका को पढ़ा पूरा पढ़ने के बाद मैं गुरुजी से जुड़ा नहीं था और बहुत सारे साधना पैकेट मतलब ऑर्डर कर दिया 1700-1800 रुपये का। उस समय 1700-1800 रुपये बहुत होता था है। तो ऑर्डर कर दिया और पत्र लिखा लंबा चौड़ा, अपनी पूरी समस्या का डिटेल लिखा जोधपुर गुरुदेव के धाम। और वहाँ से होली के पहले उत्तर आया कि आपका जीवन पूरी तरह से संकट में है, आप गुरुजी से जितना जल्दी हो सके जुड़ो। और आप गुरुजी से जोड़ने के लिए 2, 3, 4 अप्रैल 97 दिल्ली आओ बोले। दिल्ली में गुरुजी का शिविर है, वहाँ आप हमसे मिलो, गुरुजी से मिलो, ऐसे कहा। अब मैं सोचा दिल्ली तो मैं नहीं जा सकता। तो उस पत्र को लेकर के ये तरी घाट है यहाँ पे, वहाँ गया। मतावले जी रहते हैं एक, जो गुरुजी के अच्छे शिष्यों में से हैं, उनके पास गया, साइकिल से गया और एक छोटा साला था याद राम साहू करके, उनको लेके गया। तो उस दिन वो मिले थे मतावले जी, दोपहर में वही भोजन भी किया मैं। और बोले गुरुजी आप दिल्ली तो जा नहीं सकते, आप तो इतने कमज़ोर है, आपका शरीर दिख रहा है कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। आप एक काम करो, आप चाहो तो हमारे साथ आप भोपाल जा सकते, भोपाल चलो, हम लोग दल बल में जाएंगे, ऐसा नहीं कम से कम 20 लोग जाएंगे। और वहाँ जाते समय आपको कोई प्रकार से कष्ट नहीं होगा, आप केवल रिजर्वेशन के लिए पैसा छोड़ दो, उसके बाद हम आपको साथ में ले जाएंगे। रिजर्वेशन के लिए पैसे छोड़ दिया, आ गया। अब गुरुजी से गया गुरुजी के पास। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई वो उसको एक बता रहा हूँ। रेलगाड़ी में जैसे सोया जाते जाते गुरुदेव का ये आया, स्वप्न में आया, वो बंगाली धोती पहन करके, उसको मैं कभी देखा नहीं था। तो धोती बंगाली में आए, बोले बेटा, वो पत्र लिखा था उसमें लिखे थे कि आप विशेष सुरक्षा कवच धारण करें। विशेष सुरक्षा कवच 11,000 रुपये का उस समय, आप विशेष सुरक्षा कवच धारण करें। तो मैं उसी हिसाब से 15,000 रुपये लेकर के जा रहा था भोपाल। तो बोले बेटा विशेष सुरक्षा कवच धारण करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, आप अभी आपको मात्र 4,000 में आपका काम हो जाएगा, ऐसा बोले और अंतर ध्यान हो गया। अब उसके बाद वहाँ जब गया भोपाल में, वहाँ जाकर देखता हूँ सेम वही गुरुदेव है, वही धोती, वही बंगाली। मैं बोला मेरी लॉटरी लग गई, मैं जो दिशा पकड़ा हूँ वो एकदम सही है और इस दिशा ही मेरे लिए जीवन का एक अमूल्य धरोहर होगा, ऐसा सोच करके मैं बहुत खुश हुआ वहाँ जा कर के। और उसके बाद समस्या निदान के लिए लाइन में खड़ा हुआ। मंजिला गुरुजी थे, कैलाश श्री माली गुरुदेव जो है। मैं बोला गुरुदेव कैसे आया बेटा? बोले तो गुरुदेव ऐसी सी बात है, पत्र व्यवहार किया था तो ये विशेष सुरक्षा का धारण करने के लिए लिखे हैं और आपसे समस्या निदान में आया हूँ। बोले बेटा सुरक्षा का, तुमको विशेष सुरक्षा कवच धारण करने की ज़रूरत नहीं है। वही बात वो भी बोले, अभी तुमको एक दीक्षा तांत्रिक आरोग्य प्राप्ति के दीक्षा लेना है और एक दीक्षा आपको गुरु दीक्षा लेना है। ये 2 दीक्षा आपको लेना है और आप निश्चिंत होकर के आप जाओगे।
आपको कोई प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा, ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ऐसी कोई परेशानी आएगी, ये निश्चित मानो। छुटपुट कष्ट आएगी ये तय है, परंतु वो स्थिति नहीं बनेगी जो पहले बनता था तुम्हारा। आगे तुम्हारी मर्जी। अब हो गया हो। अब गुरुदेव, बड़े गुरुदेव बोलते थे, डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जो हमारे बड़े गुरुदेव हैं, वो बोलते थे कि मेरा समय कम है, जितना लाभ मुझसे लेना है ले लो। मैं बहुत